हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस संदीप आईएएस ऑनलाइन एकेडमी में। आज जिस आर्टिकल को हम लेकर आए हैं वो आर्टिकल ऐसा कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स और इंडियन पॉलिटी इन दोनों का ब्लेंड है, मतलब इन दोनों का मिक्सिंग है। इसमें आपको इकोनॉमिक्स और इंडियन पॉलिटी दोनों की चीज़ें मिलेंगी और यही खूबसूरती है यूपीएससी की, जो डायनेमिक क्वेश्चन जब बनाता है तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट करके क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी वजह से हम लोग अक्सर क्लास में अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक द यूपीएससी, ट्राई टू मेक द लिंकेजेस। जितना ज़्यादा आप लिंकेजेस बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आप इसके हेडिंग से ही समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों का संगम इसमें दिख रहा है। फेडरलिज्म एंड ह्यूमन कैपिटल। फेडरलिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो आप सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को जब भी पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत में, तो उसमें सबसे पहले इस वर्ड को इनकाउंटर करेंगे। ह्यूमन कैपिटल की यदि हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि क्लास 9th एंड क्लास 11th इन दोनों में, हो सकता है क्लास 10th में भी दिया हो, 9th और 11th में तो बहुत डिटेल में ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन किया गया है और ह्यूमन कैपिटल को एक बहुत बड़ा पैरामीटर माना गया है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में। बहरहाल हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं और इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। ह्यूमन कैपिटल की यदि बात करें, ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन करें तो ये एक एक्सपर्टीज होती है, एक स्किल होता है, एक नॉलेज होता है, या यूं कहें कि एक एक्सपीरियंस होता है जो किसी भी इंडिविजुअल को मिलता है उसके ट्रेनिंग के हिसाब से। तो इसमें स्किल कह सकते हैं, एक्सपर्टीज कह सकते हैं, नॉलेज कह सकते हैं, एक्सपीरियंस कह सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप सपोज दैट कि कोई एक 12th क्लास का बच्चा है और कोई एक ऐसा बच्चा है, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंजीनियरिंग करी है और वो भी आईआईटी लेवल के इंस्टीट्यूशन से किया है, तो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल उस स्टूडेंट के पास है जिसने किसी भी आईआईटी से उसने अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया है, या किसी भी एम्स से उसने अपने एमबीबीएस की डिग्री को अचीव किया है। तो ह्यूमन कैपिटल वही है। अब ये तो खूबसूरत बातें हो गई, अब इसके ग्रे साइड्स में आते हैं। ग्रे साइड ये है, आपको नीचे डेटा दिख रहा है वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसमें हमारी रैंकिंग है 116th, मतलब हम कहीं पे भी नहीं है कुल मिला के, ऐसा देखा जाए तो। ये जो वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स निकाला है, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग निकाली गई है वो 116th है। और इसके साथ साथ आपके जो अपने डेटा हैं, जो आपके अपने फैक्ट्स एंड फिगर हैं, वो भी बहुत फ्राइटनिंग है, वो भी इंप्रेसिव नहीं है। क्योंकि नीचे देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th जो 2019-20 में हुआ है, उसने एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ह्यूमन कैपिटल जो है, जिसमें जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो किसी स्टेट में बहुत अच्छा है, जैसे केरला में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, बहुत अच्छा है। बट आप बिहार आ जाइए, आप उड़ीसा चले जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश चले आएँ, तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन कैपिटल में हम कहीं नहीं है कंपेयरिंग टू केरला। तो इस रिपोर्ट में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th 2019-20 के रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया है कि जो माल न्यूट्रिशन है हेल्थ के, वो माल न्यूट्रिशन से भी बहुत सारे स्टेट्स मतलब एक ग्रैपलिंग सिचुएशंस में है, वो बहुत जूझ रहे हैं उस चीज़ से। माल न्यूट्रिशन एक ऐसी समस्या बन गई है कि उसको बहुत जल्दी मिनिमाइज करना या कंप्लीटली इसको रूट आउट करना, ख़त्म करना, कंप्लीटली एबोलिश करना बहुत अपहीवल टास्क बन रहा है, बहुत डिफिकल्ट टास्क बन रहा है। और इसके बाद दो और एक सर्वे और एक रिपोर्ट की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 और दूसरा कहता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018। तो इस सर्वे में और इस रिपोर्ट में कुछ मिलती जुलती पिक्चर सामने आई है और वो सामने लिखा हुआ है पुअर लर्निंग आउटकम। मतलब इस सर्वे में और इस रिपोर्ट में, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 और एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018, इन दोनों में इंडिया के रिपोर्ट के बारे में किया जा रहा है, इंडिया के सर्वे के बारे में बात किया जा रहा है, और इन दोनों का आउटकम आया है पुअर लर्निंग आउटकम। मतलब हमारी कंट्री को अभी बहुत ज़रूरत है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के लिए, यदि हम अपनी कंट्री से अपनी कंट्री को एक होमोजेनिटी देना चाहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एसिमेट्री हो गई है, यदि उस गैप को, उस ब्रिज को हम फिल करना चाहते हैं, उस गैप को ब्रिज करना चाहते हैं, उस गैप को फिल करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें ह्यूमन कैपिटल पे
ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कोविड-19 की जिस बात करें तो कोविड-19 ने भी सिचुएशन ख़राब ही किया है, ये सबको पता है कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत हुई। एजुकेशन पे हमने इसके पहले भी डिस्कस किया कि ऑनलाइन एजुकेशन का मोडस ऑपरेंडी जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था बहुत इफ़ेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि डिजिटली हम इतने लिटरेट नहीं हैं, हमारा नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सॉलिड नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, और इस वजह से इसने भी एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट करके रख दिया। एजुकेशन की बात करें तो कोविड-19 भी ह्यूमन कैपिटल को डिग्रेड करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। रही बात गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे मेजर्स अभी और भी लेने बाकी हैं जिससे इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। हालांकि कुछ पॉजिटिव मेजर्स हैं, हम इसके बाद चैलेंजेस पे भी आ जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव देख लेते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इस पॉलिसी को बनाया, और इस पॉलिसी में इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन का बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो शिकार होते जा रहे हैं, और इसीलिए इसमें माल न्यूट्रिशन को एड्रेस किया गया है। इसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली आपका बजट आया है इस साल का, इसमें एक नया स्कीम लॉन्च किया है, मिशन पोषण 2.0। तो ये भी कहीं ना कहीं हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम को, हमारे माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए या हेल्थ सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बढ़िया स्कीम साबित हो सकता है मिशन पोषण 2.0। अब तीसरी जो लाइन है वो कंप्लीटली ये दिखा रही है कि हम कहाँ फेल कर रहे हैं। यदि हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो इंडिया में ह्यूमन कैपिटल के नाम पे सिर्फ 4% जीडीपी, अपने जीडीपी का हम सिर्फ 4% खर्च करते हैं, और उस 4% में भी चौंकाने वाली बात यह है कि हेल्थ जो इतना बड़ा इशू हो रहा है, हर घर में या एक घर के बाद एक कैंसर पेशेंट आ रहा है, और बहुत से एडवांस स्टेजेस में कैंसर पेशेंट को बचाया भी नहीं जा सकता है। ये तो खैर मैं टिप ऑफ आइसबर्ग बता रहा हूँ कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हेल्थ में और भी बहुत ऐसी बीमारी हैं, मतलब कि उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन अपने जीडीपी का मात्र हम 1% खर्च करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ पे, और एजुकेशन पे हम 3% खर्च करते हैं। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, आप ऐड करेंगे तो 1 + 3 विल बी इक्वल टू 4। तो यदि अपना आकलन हम किसी दूसरे कंट्री के साथ करें तो उनका जीडीपी में बहुत ज़्यादा वो ह्यूमन कैपिटल में अपने जीडीपी का बहुत मेजर पोर्शन जो है वो खर्च करते हैं ह्यूमन कैपिटल में। तो इंडिया को इससे सीखने की बहुत ज़रूरत है कि जो जीडीपी है वो बढ़ाया जाए, 4% से बहुत आगे करने की ज़रूरत है, तब जाके शायद हम अपनी कंट्री को एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करा सकते हैं, एक अच्छा हेल्थ सिस्टम दे सकते हैं। इसके बाद जो आर्टिकल का दूसरा पहलू है जो आप देख रहे हैं, हेडिंग में लिखा हुआ है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हम डिसेंट्रलाइजेशन समझते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन आप समझ जाएंगे तो फेडरलिज्म बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में इंडियन पॉलिटी यही लिखता है, एम लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द हायर गवर्नमेंट टू द लोअर गवर्नमेंट, मतलब डिवीजन ऑफ पावर की बात कही गई है। जो सेंटर है वो स्टेट को पावर डिवाइड करता है, और स्टेट है उसी के अकॉर्डिंगली वो 3 टायर जो आपके सिस्टम में आते हैं, पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या म्यूनसिपालिटीज़, वहाँ पे भी पावर को डिवाइड करने की ज़रूरत है, वहाँ पे पावर को देने की ज़रूरत है। एक और रिसर्च किया गया है जिसमें देखा गया है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड इसलिए हो रही हैं क्योंकि, और ज़्यादा डेवलप इसलिए हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर लोकल गवर्नमेंट को दे रखा है। हमारे यहाँ अभी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, हम अभी भी सेंटर में ज़्यादा पावर कंसंट्रेटेड है, उसके बाद स्टेट में है, और स्टेट बहुत मुश्किल से लोकल गवर्नमेंट को कोई भी अथॉरिटी देता है। हालांकि थ्योरेटिकली बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, बट प्रैक्टिकली कितना इंप्लीमेंट किया जाता है वो देखने से पता चलता है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो उसी की बात की जा रही है, और इसी चीज़ के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया गया। लेकिन फाइनेंस कमीशन बनाने के पीछे दोस्तों एक और बहुत बड़ा रीज़न था। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर स्टेट करता है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन सबसे ज़्यादा सेंटर को मिल जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि सबसे ज़्यादा खर्च स्टेट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सेंटर के पास चला जाता है। तो इनमें एक बैलेंस मेंटेन रखने के लिए इन्होंने फाइनेंस कमीशन को बनाया, और फाइनेंस कमीशन उस टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है। यदि 14 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 58% जो टैक्स था वो सेंटर को अलॉटेड था, और 42% टैक्स था वो स्टेट को था। इसका डिवीजन ऐसे था। हालांकि इस बात को पार्लियामेंट नहीं माना, और उसने फिर से बोला कि फिर से आप इसको रिकंसीडर कीजिए। तो 15 फाइनेंस कमीशन में 1% सेंटर को ज़्यादा बढ़ा दिया गया और 1% स्टेट को घटा दिया गया। और उसमें भी 15 फाइनेंस कमीशन ये कहती है कि चूंकि जम्मू एंड कश्मीर को आपने
स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, इसलिए हमने सेंटर का 1% टैक्स बढ़ा दिया है। डेटा वही है, बस 1+ सेंटर में हो जाएगा, 1- स्टेट में हो जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया फाइनेंस कमीशन का, सेंटर और स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस का। लेकिन इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, तो इसमें दो बहुत बड़ी चीज़ों का डिस्कशन किया गया है। एक ग्रांट इन एड और दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसको CSS मैंने लिखा है इन शॉर्ट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे CSS, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ग्रांट इन एड होता है कि एक लमसम अमाउंट जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट है उसको जो सेंटर है अलॉट कर देता है। बिहार को भी मिला है और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जिसको मिलता है। तो ये ग्रांट इन एड होता है। और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का मतलब ये हुआ कि कुछ पैसा सेंटर देता है, कुछ शेयर सेंटर का रहता है और कुछ स्टेट का रहता है। वो डेटा वेरी करता है, कभी कभी 50-50 हो जाता है, कभी 60-40 होता है, कभी 70 और 30 हो जाता है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें, ट्राइबल स्टेट्स की, तो डेटा बहुत डिफरेंट है। 90% सेंटर पे करता है और 10% स्टेट पे करता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसमें भी बहुत सारे करेक्शंस की ज़रूरत है। ज़रूरत यह है कि ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है इनपुट बेस्ड है, आउटकम बेस्ड होना चाहिए। इनपुट बेस्ड का मतलब कि ये बहुत सारा पैसा रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन उस पैसे का क्या यूज़ होता है और उस पैसे से कितने लोगों को बेनिफिट होता है, कितने लोग बेनिफिटेड होते हैं, इसका कोई बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है, बहुत वेग पिक्चर है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि पहले ये आउटकम दें। जैसे यदि एजुकेशन के लिए कोई फंड रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ से यदि कोई IAS निकलता है, कोई स्टेट PCS में कितने लोग निकलते हैं, उस हिसाब से जो सेंटर है उसको फंडिंग करनी चाहिए स्टेट को। लेकिन आउटकम बेस्ड नहीं होकर इनपुट बेस्ड होता है, जिससे करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिना रिजल्ट का पैसा मिलते रहता है सारी एजेंसीज को, और वो जो ग्राउंड पे लोग हैं, जो मेन क्या बोलते हैं डाउन रोडेड पीपल है, उस तक नहीं पैसा पहुंचता है, वो पैसा ऊपर ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए राइटर ये कहते हैं कि आउटकम बेस्ड होता तो कितना अच्छा होता, इनपुट बेस्ड पे बहुत ज़्यादा लोग बेनिफिटेड नहीं हो रहे हैं। इसके बाद स्टेट का इसलिए भी कभी कभी सेंटर के साथ बहुत नहीं बनती है, क्योंकि ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेके आते हैं वो उनके अपने सब्जेक्ट्स पे होते हैं। आप लोगों को इंडियन पॉलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जो सब्जेक्ट होते हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है। एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो स्टेट लिस्ट में जो स्टेट के सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम चला देता है, तो इस बिना स्टेट से पूछे हुए। तो ये स्टेट को थोड़ा बुरा लगता है कि इस पे आप खुद भी पैसा दे रहे हो और हमको भी पैसा देना पड़ रहा है। हालांकि वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, स्टेट अपने हिसाब से उस मामले को संज्ञान में लेके और कुछ इंप्रूवमेंट स्कीम स्टार्ट कर देता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी बनाना चाहिए। जिस तरीके से नॉर्मल फाइनेंस कमीशन है, इसी तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन बन जाएगा। और बहुत स्टेट में बना भी है, बहुत सारे स्टेट में नहीं बना है। तो राइटर ये कहते हैं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाने की जरूरत है हर एक स्टेट में, क्योंकि हो सकता है कि तब स्टेट फाइनेंस कमीशन 3 टायर जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, जो म्यूनसिपालिटीज़ है या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे पैसा पहुँचे, वहाँ पे भी पावर दिया जाए लोकल गवर्नमेंट को। तो एक बहुत बड़ा सोर्स ह्यूमन कैपिटल का क्रिएट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।